Hello students, I am Vikrant sir. In this video, we are going to study 21st lesson of your social studies, the Constitution of India. The Constitution of India means भारत का संविधान, जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम इस लेसन में जानने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए। सो देयर इज़ ए क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर डिपिक्टिंग। सो दिस इज preamble. This is given in our constitution, okay, and this is emblem of the government of India. हमारे भारत सरकार की ये इम्ब्लेम है, राजमुद्रा है। ओके, विल यू रिमेंबर? क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको पहचान में आना चाहिए। दिस इज़ प्रियम्बल, यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग। दिस इज़ इम्ब्लेम। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द अल्टीमेट लॉ ऑफ द लैंड। लैंड मतलब कोई भी कंट्री, तो कोई भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो उस कंट्री का सबसे बड़ा कानून होती है। इट लेज डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच द गवर्नमेंट and the administration of a country are based. कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताती है, मतलब गवर्नमेंट कैसे चलाई जाए, उस देश का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कारभार किस तरह से चलाया जाए, इससे रिलेटेड कुछ सिद्धांत बताती है, गाइडलाइंस बताती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज सेट अप इन 1946। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 को स्थापित की गई थी। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर was the chairman of the Constitution Drafting Committee and Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। अभी डीप मीनिंग में नहीं जाना है आपको, बस आपको ये याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब मतलब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंडरस्टूड? इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, दो नामों में। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टूक 2 years 11 months and 18 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए स्थापित की गई थी, उसने 2 साल 11 मंथ्स और 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन पूरी मतलब लिखकर पूरी की। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 2 साल 11 मंथ्स और 18 डेज लगे। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? नाउ इन्फोपेबल। द कॉन्स्टिट्यूशन द
Constituent Assembly consisted of 385 members, of which 15 were female members. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 385 मेंबर्स थे और उनमें से 15 फीमेल मेंबर्स थे, मतलब लेडीज़ थी। अंडरस्टूड? नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 जनवरी 1950 से देश भर में लागू हुआ था। इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन, इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रिटन दैट इंडिया इज़ ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। जो प्रियम्बल है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बुक है उसकी स्टार्टिंग में ही प्रियम्बल दी है। तो उस प्रियम्बल में हमारे कंट्री का वर्णन कैसे किया है? हमारी कंट्री सॉवरेन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है हमारी कंट्री। ओके, इनके मीनिंग हम आगे जानेंगे डिटेल्स में। दिस इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ही इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता ही होगा ये क्या थे, याद करो क्या थे ये, याद आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ टू बी फॉलोड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के गोल्स, सिटीजन्स के अधिकार, राइट्स और सिटीजन्स की ड्यूटीज़ दी गई है। मतलब हम इंडिया को क्या क्या हासिल करना है, मतलब गोल्स, राइट्स, मतलब सिटीज़न होने के नाते हमें क्या क्या अधिकार है, राइट्स क्या क्या है और हमारी ड्यूटीज़ क्या है देश के प्रति, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इट इज़ ए बिग बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बड़ी बुक है जिसमें हमारे लिए और गवर्नमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। The Indian Constitution begins with a preamble which was drafted by the Constituent Assembly. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल से शुरू होती है, मतलब प्रियम्बल पहले ही पेज पर, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही पेज पर प्रियम्बल दी गई है। अब हम प्रियम्बल रीड करते हैं। ओके, preamble to our constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice,
social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये है हमारी प्रियम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है। इसमें शॉर्ट में बताया है कि हमारा जो इंडिया है एक किस तरह की कंट्री रहेगी और किस तरह से काम करेगी, लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करेगी। ओके, तो आपको ये लर्न करना है। अगर आपको लर्न होगा ही, अगर नहीं है तो लर्न करना है। ओके, क्योंकि आपको लर्न होगा क्योंकि हम रोज़ असेंबली में बोलते थे, राइट। नाउ सी दिस पिक्चर, दिस इज एम्ब्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश की एम्ब्लेम है, ये हमारे देश का प्रतीक है। नाउ यहाँ पर जो जो वर्ड्स दिए हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, उनका मीनिंग हम जानेंगे। ओके, फर्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही, लोकतंत्र। ओके, मतलब लोगों का राज। ए रीडिंग ऑफ द प्रियम्बल makes it clear that Indian citizens have the right to vote and elect their representatives to form the government. Means प्रियम्बल में बताया है कि इंडिया के लोग, इंडिया की जनता अपना गवर्नमेंट खुद चुनेगी। इसके लिए इलेक्शंस लिए जाएंगे और वहाँ पर वोट करेंगे लोग और अपने लीडर्स चुनेंगे। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी मतलब क्या है? गवर्नमेंट मतलब लोग ही क्या करते हैं, लोग ही अपने लीडर्स चुनते हैं वोटिंग करके। No discrimination is to be made between the rich and the poor. इस मतलब गवर्नमेंट चुनने में कोई भी अमीर या गरीब का भेदभाव नहीं किया जाता। All the people are equal in the eyes of the law. कानून के आगे सभी लोग एक समान है। This is known as the rule of law. इसी को क्या कहा जाता है? रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के आगे सभी लोग बराबर है। नेक्स्ट, इंडियन सिटीजन्स ऑल्सो हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। हमारे जो नागरिक है, मतलब हम भारतीय नागरिकों को अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। मतलब हम अपनी बुक लिख सकते हैं, हम अपने मतलब न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिख सकते हैं या कहीं पर स्पीच देकर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, दूसरों के सामने रख सकते हैं। सो अंडरस्टूड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? ओके, आपको ये रीड करना है। वीडियो के बाद आपको बुक से ये लेसन रीड करना है और हर एक लाइन का मीनिंग आपको समझना है।
तो आपको रीडिंग भी आनी चाहिए और हर एक लाइन का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है, सुनना है, समझना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, सेक्युलर मीन्स दैट all religions are equal in the eyes of the constitution। सेक्युलर मीन्स हमारी कंट्री सेक्युलर है, मतलब हमारे देश के आगे, मतलब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी धर्म समान है। कोई भी धर्म बड़ा नहीं, कोई भी धर्म छोटा नहीं, और हमारे देश का कोई भी एक धर्म नहीं है। Understood? Next, people are free to practice any religion of their choice। यहाँ के लोग अपने मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, sovereign means that India is a free country। सॉवरिन, यहाँ पर हमने देखा था इंडिया इज़ ए सॉवरिन कंट्री। सॉवरिन कंट्री मीन्स इंडिया एक स्वतंत्र देश है। नो अदर कंट्री कैन इम्पोज इट्स विल अपॉन हर। कोई भी दूसरी कंट्री हमारे कंट्री पर अपनी इच्छा थोप नहीं सकती, मतलब वो हमारे देश पर ऑर्डर नहीं मार सकती। इंडिया इज़ द मास्टर ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी। हम अपने डेस्टिनी के खुद ही मालिक है, हम खुद हमारे भाग्य विधाता है। ओके, सेक्युलरिज्म समझ में आया। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब लोगों का राज, जनता का राज। रिपब्लिक मीन्स दैट द कंट्री हैज़ नो मोनार्क टू रूल ओवर इट। रिपब्लिक मीन्स इस कंट्री में, हमारे देश में कोई भी किंग नहीं है, कोई भी राजा नहीं है। नहीं तो पहले के ज़माने में क्या होता था, किंग का बेटा ही किंग बनता था, फिर उसका बेटा किंग बनता था, फिर उसका बेटा किंग बनता था। मतलब ये किंग की जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी, मतलब वंश के अनुसार होती थी। मतलब किंग का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा किंग बनेगा, इस तरह से होता था। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। द पीपल चूज़ देयर ओन लीडर्स who form the government and run the country। पीपल, यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने लीडर्स खुद चुनते हैं, और वो भी कुछ टाइम के लिए। मतलब वो लीडर्स रहेंगे तो एक बार लीडर्स बने तो पूरा, मतलब मरने तक लीडर्स नहीं रहेंगे, वो 5 साल तक या 6 साल तक लीडर्स रहेंगे। फिर उसके बाद नए लीडर्स, मतलब उनको फिर से इलेक्शन लड़नी पड़ती है। अगर फिर वो चुनकर आते हैं तो ठीक है, फिर से वो लीडर बनेंगे। अगर नहीं आते तो उनको घर में बैठना पड़ता है, दूसरे नए लीडर्स चुने जाते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, द लीडर्स आर इलेक्टेड वाया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड दीज आर नॉट हेरिडिटरी पोस्ट। लीडर्स चुनने के लिए इलेक्शंस ली जाती है और लोग उनमें वोटिंग करते हैं, अपना वोट डालते हैं। ओके, तो आप मुझे बता सकेंगे कि वोट करने के लिए अगर आपको वोट करना है तो आप कितने साल के होने चाहिए? इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा। ठीक है, आप कमेंट में लिख कर रखें कि वोटिंग करने के लिए एक पर्सन
कितने एज का होना चाहिए। ओके, तो आप किसी अपने मम्मी पापा मतलब अपने मम्मी पापा को पूछ सकते हैं या किसी रिलेटिव्स अंकल आंटी वगैरह को पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में लिख लीजिए कि कितने साल तक मतलब कितने साल के पर्सन को वोटिंग करने का अधिकार होता है। ओके, क्योंकि आप तो वोट नहीं डाल सकते। अगर आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपको क्या करेंगे, वो घर में भेजेंगे, जाओ पहले इतने साल के हो जाओ फिर वोट डालने के लिए आओ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो वही एज आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। मैं देखूंगा किसने किसने लिखा है, और नीचे नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, इतने ईयर्स, फिर उसके नीचे आपका नाम। नाउ हम दूसरे नेक्स्ट पेज पर आए हैं। अभी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स मतलब अधिकार और ड्यूटीज़ मतलब हमारा कर्तव्य। देश के प्रति मतलब देश का एक नागरिक होने के नाते हमें क्या अधिकार दिए हैं और देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ है वो हम जानेंगे अभी। तो ये पिक्चर देख लीजिए पहले। पंडित जवाहरलाल नेहरू साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर रहे हैं। ओके, और उन्हें बच्चे क्या कहे किस नाम से पहचानते थे, आपको पता है? ओके, गुड। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down certain rights and duties for the people of India to live a good life and act as responsible citizens। हम एज अ सिटीज़न, एक इंडिया का सिटीज़न होने के नाते हम एक अच्छी लाइफ जीने को मिले हमें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं, और देश अच्छी तरह से चले इसके लिए हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। द राइट्स ऑफ द सिटीज़न आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। द ड्यूटीज़ आर नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ड्यूटीज़ को जो हमारे कर्तव्य है देश के प्रति उनको कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑल इंडियन सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज़, और सभी लोगों को, इंडिया के सभी सिटीजन्स को ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, मतलब ये कर्तव्य पूरे करने हैं हमें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर। ड्यूटीज़ विदाउट राइट्स एंड राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ हैव नो मीनिंग। मतलब राइट्स और ड्यूटीज़ हमेशा साथ साथ चलते हैं। मतलब अगर देश का नागरिक होने के नाते हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो उसके साथ साथ देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती है। अगर हम अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ड्यूटीज़ भी पूरी करनी पड़ती है। ओके, हम ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ अधिकार दो, राइट्स दो, मैं कोई भी ड्यूटी देश के प्रति मेरा कोई भी फ़र्ज़ नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते आप। अंडरस्टूड? नाउ फंडामेंटल राइट्स, हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं वो हम जानेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम पहले सिर्फ रीड करेंगे, फिर एक एक राइट्स, एक एक राइट है वो हम डिटेल्स में जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स that are
recognized by the state and enshrined in the constitution। गवर्नमेंट ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। उनमें से जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और दीज आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, इन अधिकारों की रक्षा करती है। ये अधिकार हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, इवन गवर्नमेंट भी हमसे ये अधिकार छीन नहीं सकती। These are stated as follows। हमारे फंडामेंटल राइट्स हम यहाँ पर जानेंगे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, right to constitutional remedies, right to education। So these are our fundamental rights। You have to learn by heart all these 7 fundamental rights। Okay, now infopable। The fundamental rights are suspended during the time of emergency। देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, गवर्नमेंट भी हमसे ये अधिकार छीन नहीं सकता। लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है। अगर हमारे देश पर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है और गवर्नमेंट को कुछ मतलब आज़ादी चाहिए, कुछ मतलब उसका मतलब कंट्री का रक्षण करने के लिए कुछ और ज़्यादा स्वतंत्रता चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है वो थोड़ी मतलब कुछ समय के लिए कैंसिल कर सकती है। मतलब वो फंडामेंटल राइट्स हम यूज़ नहीं कर सकते उतने टाइम में। जैसे कि मान लो नहीं, ये रियलिटी है कि अभी हमें क्या अधिकार है, कहीं पर भी घूमने का अधिकार है। हम सिटी में कहीं पर भी घूम सकते हैं, हमारे सिटी से दूसरे सिटी में जा सकते हैं। ओके, लेकिन अभी कोरोना ये डिसीज़ फैल रहा था ना अभी, तो ये इमरजेंसी का टाइम था, इसलिए गवर्नमेंट ने हमसे ये अधिकार है, यही कहीं पर भी घूमने का अधिकार वो छीन लिया था। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, हमारे और देश के फ़ायदे के लिए ही करती है। ओके, जैसे कि हम एक सिटी से सिटी में ही हम ये हवा घूम नहीं पाते थे, हम नागपुर नहीं जा सकते थे, मतलब दूसरे सिटी में कहीं पर भी नहीं जा सकते थे, तो ये अधिकार हमसे गवर्नमेंट ने छीन लिया था कुछ समय के लिए, ताकि वो डिसीज़ और ज़्यादा ना फैले। तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन थी, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ा। ओके, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही ऐसा करती है गवर्नमेंट। ओके, तो अंडरस्टूड, इमरजेंसी, टाइम ऑफ इमरजेंसी मतलब। नाउ लेट्स स्टडी दीज फंडामेंटल राइट्स वन बाय वन इन डिटेल्स। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। द राइट टू इक्वालिटी मीन्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। राइट टू इक्वालिटी का अर्थ ये है कि गवर्नमेंट सेक्स मतलब मेल या फीमेल, कास्ट मतलब जाति, रिलीजन मतलब धर्म
और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान के आधार पर कहीं पर भी भेदभाव नहीं कर सकती। द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर प्रोटेक्टेड बाय सर्टन लॉज। लेकिन ऐसा भेदभाव तो नहीं कर सकती, लेकिन जो वीकर सेक्शंस है हमारे कंट्री के, जैसे एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, वुमेन है, ये जो लोग हैं उनके फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट कुछ हद तक ऐसा भेदभाव कर सकती है। भेदभाव नहीं बोलते उसको, उन पर अभी तक अत्याचार हो रहा था ना, एससी एसटी के लोग, वुमेन, इन पर अभी तक अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, कुछ डेवलपमेंट करने के अवसर नहीं मिल रहे थे उनको। तो उनको अवसरों में मतलब ज़्यादा अवसर दे सकती है अपना डेवलपमेंट करने की, कुछ छूट दे सकती है। ओके, नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज़। व्यूज़ मतलब विचार, मतलब हर सिटीज़न को अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का अधिकार है। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मेक एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनियंस। लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पर ऐसे मतलब बिना हथियार के, हथियार लिए बिना कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं, अपनी एसोसिएशंस शुरू कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियंस बना सकते हैं, मतलब अपना एक ग्रुप बना सकते हैं लोगों का। नेक्स्ट, पीपल कैन मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। लोग देश के किसी भी हिस्से में ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। पीपल कैन प्रैक्टिस ट्रेड इन वॉट एवर प्लेस दे वांट। लोग कहीं पर भी जाकर व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। हाउएवर दिस फ्रीडम कम्स विथ सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है कहीं पर जाने के लिए, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। सम पीपल लिव इन फॉरेस्ट एरियाज एंड आर गवर्नड बाय सेपरेट रूल्स विच आर नॉट अप्लीकेबल टू रिमेनिंग सिटीजन्स। तो कुछ लोग हैं जैसे कि आदिवासी लोग हैं, और आदिवासी लोग हैं, उनमें कई सारी जातियाँ आती है। तो वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और उनका मतलब फॉरेस्ट की लाइफ, मतलब उनकी लाइफ बिल्कुल फॉरेस्ट की लाइफ है। जंगलों से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो ऐसे एरिया में दूसरे लोगों को जाने के लिए और वहाँ रहने के लिए पाबंदी लगाई जाती है, ताकि जो आदिवासी लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको कोई खतरा ना हो, मतलब उनका अस्तित्व बना रहे इसलिए। अंडरस्टूड? राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, किसी पर अत्याचार करना, अन्याय करना। इट मीन्स नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क विदाउट वेजेस एंड बी एक्सप्लॉयटेड। मतलब कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को बिना पैसे के काम करने के लिए मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकता।
बिना पैसे के लिए काम करने के लिए ज़बरदस्ती करना मतलब उसको गुलाम बनाना। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी को मतलब गुलाम बनाने की परमिशन नहीं देती। चिल्ड्रन कैन नॉट बी फोर्स्ड टू वर्क, बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब किसी भी बच्चे को मतलब 14 ईयर से छोटे बच्चे को हम कहीं पर भी काम पर नहीं रख सकते। इवन होटल्स में वगैरह वेटर रहते हैं ना, तो कहीं पर देखा होगा आपने, तो वो भी गलत बात है। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन नॉट बी फोर्स्ड टू वर्क in harmful places such as factories, mines, carpet making units और tobacco processing units। 14 ईयर्स के नीचे की एज के बच्चों को हम फैक्ट्रीज़, माइंस, कारपेट मेकिंग की फैक्ट्रीज़, टोबैको की फैक्ट्रीज़, इनमें हम काम पर नहीं लगा सकते। ऐसा किया तो उस फैक्ट्री के मालिक को जेल हो सकती है। ओके, दिस वाज राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नाउ नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट to choose the religion he or she wants to follow। मतलब हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को अधिकार है कि वो अपने पसंद के रिलीजन को फॉलो करे। ऑल रिलीजन्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से अपेक्षा की जाती है कि वो हर एक रिलीजन के साथ, हर एक धर्म के साथ अच्छा व्यवहार करे। मतलब किसी भी धर्मों के बीच में भेदभाव ना करे। नो वन कैन बी फोर्स्ड टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन अगेंस्ट हिज और हर फेथ। किसी भी पर्सन को उसके इच्छा के खिलाफ किसी धर्म का पालन करने के लिए उस पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ओके, मतलब हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। चाहे अगर हम एक पर्टिकुलर रिलीजन में जन्मे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी रिलीजन को फॉलो करते रहे, वो दूसरे रिलीजन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। सो अंडरस्टूड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अगर बोर हो गए हो तो रेस्ट लो थोड़ा, और थोड़ी देर के बाद मतलब वीडियो पॉज करके रखो और थोड़ी देर के बाद देखो। ओके, अभी हम दूसरे नेक्स्ट पेज पर आए हैं। नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आवर कंट्री हैज़ ए रिच कल्चरल हेरिटेज। हमें एक बहुत महान विरासत मिली है हमारे पूर्वजों से। ये हमने आवर हेरिटेज इस लेसन में पढ़ाई है। क्या क्या मिला है हमें, क्या क्या मिला है? नेचर, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस मिले हैं, लैंग्वेजेस, कल्चर, ट्रेडिशंस, ऐसे मतलब मॉन्यूमेंट्स, इस तरह की विरासत हमें मिली है। देयर आर मैनी रिलीजियस ग्रुप्स लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट एट्सेट्रा। यहाँ हमारे इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट। ओके,
Each group has the right to follow its own customs and traditions. हर एक धर्म के लोगों को उसके धर्म के रीति रिवाजों को और परंपराओं को फॉलो करने का अधिकार है। उसे वैसा करने में कोई रोक नहीं सकता। They also have a right to set up their own schools and places of worship in any part of Indian territory. हर एक धर्म के लोगों को अधिकार दिया गया है कि वो अपनी खुद की स्कूल शुरू कर सकते हैं और अपने धर्म के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है जैसे टेंपल, मॉस्क, विहार, चर्च, तो अपने अपने धर्म के प्लेसेस ऑफ वर्शिप वो किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में शुरू कर सकते हैं। अंडरस्टूड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। It means that everyone has the right to ask for justice in a court of law if his or her fundamental rights have been violated by any person or office of India. मतलब यहाँ के हर सिटीज़न को कोर्ट में जाने का अधिकार है। मतलब अगर कोई लीडर भी उसके अधिकार उससे छीनता है या कोई भी ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो, तो वो भी अगर उसके अधिकार छीनता है तो उसको उसके खिलाफ कोर्ट में न्याय मांगने का अधिकार है। Understood? Right to constitutional remedies. Okay, next, right to education. जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई तब ये राइट टू एजुकेशन उसमें नहीं था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट करके सुधार लाकर ये राइट टू एजुकेशन, ये अधिकार फंडामेंटल राइट्स में डाला गया, ऐड किया गया। द एडिशन ऑफ दिस राइट वॉज डन थ्रू इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू आर्टिकल 21A इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मीन्स आर्टिकल 21A के मतलब ए जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है उसमें कुछ सुधार करके ये राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया है। अभी अगर कुछ बातें आपको समझ में नहीं आती, आर्टिकल 21 क्या है वो ऐसे वगैरह, तो आप बस उसको जाने दीजिए, लेकिन याद रखिए, हाँ, आगे जाकर उनका मीनिंग आपको समझ में आएगा। इट प्रोवाइड्स एवरी चाइल्ड between 6 to 14 years of age to go to school. राइट टू एजुकेशन हर बच्चे को जो 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक की एज का है सभी को शिक्षा का अधिकार देती है। मतलब 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चे को, किसी भी बच्चे को स्कूल जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। ओके, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि देश में जितने भी 6 से लेकर 14 ईयर्स के तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा दे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। गवर्नमेंट 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उसके पैसे नहीं लगते और वो कंपल्सरी भी है हर बच्चे को। ओके, आप अभी प्राइवेट स्कूल में हैं इसलिए फ़ी लगती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में सभी बच्चों को
फ्री एजुकेशन मिलता है। नेक्स्ट, दीज राइट्स इनेबल एवरी सिटीजन टू अंडरस्टैंड एंड क्लेम हिज हर राइट्स। ये अधिकार, इन सभी अधिकारों का हमें ज्ञान होना जरूरी है, ताकि जब भी हमसे कोई ये अधिकार छीनने की कोशिश करता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में न्याय मांग सके। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ये जो अभी इसके पहले मैंने बताया आपको कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कैंसल किए जा सकते हैं जब इमरजेंसी का टाइम आता है, जब हमारे देश पर कोई खतरा आ जाता है तो गवर्नमेंट ये अधिकार हमसे छीन सकती है कुछ समय के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि हमें कहीं पर भी घूमने का अधिकार है, लेकिन मतलब कोई भी हमें कहीं पर भी जाने से रोक नहीं सकता, ये हमारा अधिकार है। लेकिन अभी कोरोना चल रहा था तो कोरोना ज़्यादा ना फैले, इसलिए गवर्नमेंट ने हमसे ये अधिकार छीन लिया था। ये टाइम इमरजेंसी का टाइम था इसलिए। In 1975, some of these rights were suspended for some time by the government of India. 1975 में क्या हुआ था, हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। मतलब बाद में आप पढ़ेंगे बड़े होने के बाद 75 में क्या हुआ था। तो बस ये याद रखिए कि 1975 में हमारे देश पर खतरा मतलब छाया था, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी और हमसे हमारे फंडामेंटल राइट से वो छीने थे। सो अंडरस्टूड। नाउ लेट्स चेक आवर प्रोग्रेस एट प्रोग्रेस माइलस्टोन। ओके, रेडी? You have to say yes or no. First is the Constituent Assembly was set up in 1945. Yes or no? No, because it was set up in 1946. Now second, the Constitution begins with a preamble. Is it correct? कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रियम्बल से होती है। यस, इट इज़ करेक्ट। यस, इंडियन सिटीजन्स एंजॉय द राइट टू वोट। इंडियन सिटीजन्स को वोट करने का अधिकार है। यस और नो? यस, इंडियन सिटीजन्स एंजॉय फंडामेंटल राइट्स बट नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब इंडिया के लोग अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी जो ड्यूटीज़ है वो पूरी नहीं करते। नो, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन्स क्या करते हैं, अपने अधिकारों का भी इस्तेमाल करते हैं और हमारी देश के प्रति जो भी ड्यूटीज़ है, फ़र्ज़ है, वो भी हम पूरे करते हैं। एवरी सिटीज़न डज नॉट एंजॉय द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज़। मतलब अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार सभी सिटीजन्स को नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार सभी सिटीजन्स को है। सो yes, no, you have to remember this. Okay, now अभी तक हमने क्या पढ़े थे? फंडामेंटल राइट्स, हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं, मूलभूत अधिकार। ओके, फंडामेंटल राइट्स मतलब मूलभूत अधिकार। अभी हम जानेंगे अवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे
हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है देश के प्रति। आप वो ड्यूटीज़ पूरी करने के लिए तैयार है ना? ओके, गुड। फंडामेंटल ड्यूटीज़। एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया वी आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सर्टन ड्यूटीज़। एक मतलब नागरिक होने के नाते, इंडिया का नागरिक होने के नाते हमें कुछ देश के प्रति कुछ हमारे फ़र्ज़ है वो हमें पूरे करने हैं। सम ऑफ दिस ड्यूटीज़ आर, उनमें से कुछ ड्यूटीज़ यहाँ पर दी है वो हम एक एक रीड करेंगे।